आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे क्लोरोफॉर्म की, और क्लोरोफॉर्म हम लोगों ने फाइनली उसमें क्लोरोफॉर्म की निर्माण की विधियां, उसके भौतिक गुण, क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधियां, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, इन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज बच्चों हम लोगों को चर्चा करनी है कार्बन टेट्राक्लोराइड पर। किस पर चर्चा करनी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड पर। बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर आज चर्चा करनी है। क्लोरोफॉर्म हमारा फाइनली रूप से खत्म हो गया था। क्लोरोफॉर्म में हम लोगों ने उसके बनाने की विधियां, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, इन पर चर्चा कर लिए थे। आज बच्चों हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। क्या होता है? CCl4। बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड में मुख्य रूप से यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है इसके यूजेस। बाकी निर्माण की विधियां तो आप लोग जानते हो। इसको अगर बनाना चाहो तो किससे बना सकते हो? मेथेन से। मेथेन से आप इसको बना सकते हो। मेथेन CH4, इस पर आप 4Cl2 की रिएक्शन करा दो, बन जाएगा CCl4 प्लस 4HCl। मुख्य रूप से बच्चों परीक्षाओं में इसके यूजेस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इसके यूजेस पूछे जाते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज क्या है। मुख्य रूप से आप लोगों से यही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। बच्चों, सबसे पहली चीज तो उपयोग देख लीजिए। उपयोग, सबसे पहला उपयोग, इसका उपयोग, चूंकि ये वायु से भारी होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु से भारी होता है, तो इसका उपयोग अग्निशामक, अग्निशामक के रूप में होता है। अग्निशामक के रूप में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग विलायक के रूप में भी होता है। विलायक के रूप में भी होता है। नंबर 3 अगर बात करें, इसका उपयोग औषधि निर्माण में, में भी होता है। इसका उपयोग काहे में होता है बच्चों? औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग। हाँ, तो बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद में अब हम लोग बात करेंगे फ्रेयान पर। किस पर बात करने जा रहे हैं बच्चों? फ्रेयान पर। फ्रेयान, बच्चों फ्रेयान क्या होते हैं? मेथेन तथा एथेन के, मेथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मेथेन या एथेन के क्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं।
मीथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेयान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेयान कहते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसके बाद में ये होते कैसे हैं। तो ये अज्वलनशील, बच्चों फ्रेयान किसे कहते हैं? फ्रेयान क्लोरोफ्लोरो कार्बन को कहते हैं। ये अज्वलनशील कामा रंगहीन द्रव है। रंगहीन कम क्वथनांक वाले द्रव, कम क्वथनांक वाले द्रव, कम क्वथनांक वाले द्रव हैं। इनका उपयोग वातानुकूलन में तथा प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग वातानुकूलन में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक के रूप में किया जाता है। बच्चों बात करते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे। जैसे मेरे पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस पर हम 2HF की रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे ही 2HF की रिएक्शन कराएंगे यहाँ से 2 क्लोरीन एटम निकल जाएंगे, 2 फ्लोरीन एटम आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा CCl2F2 प्लस 2HCl। ये बन गया डाईफ्लोरो मीथेन बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को तो हम लोग कहते हैं फ्रेयान। क्या कहते हैं? फ्रेयान। अच्छा, ये जो रिएक्शन होगी ये SbF5 की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। एंटीमनी फ्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं फ्रेयान का पर्यावरणीय प्रभाव। फ्रेयान का पर्यावरणीय प्रभाव जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अब चलो हम बात कर लेते हैं फ्रेयान के पर्यावरणीय प्रभाव पर। फ्रेयान का प्रभाव। बच्चों फ्रेयान का पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फ्रेयान क्या होता है कि जैसे कि इस समय आप लोग देख रहे हो कि विलासता भरी जिंदगी में लोग क्या करते हैं? लोग विलासतापूर्ण जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं? सबके घरों में फ्रिज, AC इनका सबका यूज होता है। तो क्या होता है कि इनके सबके यूज होने से CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैस निकलती है, और ये गैस हमारे वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल में चारों ओर से क्या है? जो ओजोन लेयर है, जो हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट से हमारी रक्षा करती है। तो ये क्या करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या है? हमारे जो वायुमंडल है उसके चारों ओर क्या होता है? उसके चारों ओर ओजोन की लेयर होती है। उस ओजोन की लेयर को क्या होता है, जब हम ज़्यादातर इन फ्रेयान्स का इस्तेमाल करते हैं या इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, AC फ्रिज वगैरह, तो इनसे निकलती है कौन सी? CFC गैस निकलती है। CFC गैस निकलती है। तो ये CFC गैस क्या करती है? ये CFC गैस जो ओजोन हमारी लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट से, सूर्य से आने वाली जो
पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, तो ये जाकर उसी को अपघटित कर देती है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाती है और ये क्या करती है? ओजोन गैस को अपघटित कर देती है। और जब ओजोन गैस को अपघटित कर देगी तो क्या होगा? ओजोन की लेयर में होल हो जाएगा। ओजोन की लेयर में जब होल हो जाएगा तो उससे अल्ट्रावायलेट सीधे हमारी पृथ्वी तक चली आएंगे और जहाँ पर पड़ेंगी, जिस स्थान पर पड़ेंगी, जिस भूमि पर पड़ेंगे, उस भूमि को हमेशा के लिए बंजर कर देंगी और वहाँ पर उपस्थित जो भी वहाँ पर रहने वाले प्राणी है वगैरह हैं उनको स्किन कैंसर नामक बीमारी हो जाएगी। तो इतनी खतरनाक है कौन? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जहाँ पर पड़ती है, जिस जगह पर पड़ती है, उसको हमेशा के लिए बंजर कर देती है और वहाँ पर जितने भी प्राणी रहते हैं वो सभी किस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं? स्किन कैंसर नामक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो अगर फ्रेयान गैस का ज़्यादा मात्रा में यूजेज होता रहा तो ज़्यादा मात्रा में यूजेज होने से क्या होगा बच्चों? ज़्यादा मात्रा में यूजेज होने से ये ओजोन लेयर में होल कर देगा। ओजोन लेयर में जब होल हो जाएगा तो यूवी हमारी अंदर आ जाएगी और जब यूवी अंदर आ जाएगी तो यूवी के अंदर आने से क्या होगा? यूवी के अंदर आने से ज़मीन बंजर हो जाएगी और जब ज़मीन बंजर हो जाएगी और वहाँ पर रहने वाले लोगों को स्किन कैंसर नामक डिजीज हो जाएगी, यानी बीमारी हो जाएगी। इसीलिए इस पर कम से कम इसका यूजेस करना चाहिए, जितना कम से कम हो सके आवश्यकता के अनुरूप। अब पूर्ण रूप से तो बैन लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से बैन लगा दिया जाएगा तो आपको पता है कि बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन में मतलब हम लोगों को एसी की ज़रूरत होती है, या बहुत सारे ऐसे मेडिकल्स में बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस वगैरह हैं जिनके लिए ठंडक की आवश्यकता होती है। तो इस पर कंप्लीटली रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हम आप मतलब ये देखते हुए कि फ्रेयान का कितना बड़ा मिसयूज़ है, इसलिए हम लोग जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही है बच्चों फ्रेयान का पर्यावरणीय प्रभाव। तो पर्यावरणीय प्रभाव हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। पर्यावरणीय प्रभाव अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिप्ले कर लेना और फिर से पीछे आकर देख लेना, जो मैंने बताया है उसको सुन लेना फ्रेयान के पर्यावरणीय प्रभाव पर। तो बच्चों फ्रेयान के पर्यावरणीय प्रभाव में बस इतना ही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैलोएरिन। कौन सा टॉपिक है? हैलोएरिन। तो अब चलिए हम हैलोएरिन पर चर्चा करेंगे। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैलोएरिन। हैलोएरिन बच्चों, हैलोएरिन क्या होता है? आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारी बेंजीन होती है ये, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हम लोग हैलोएरिन कहते हैं, या एरीन के हैलोजन व्युत्पन्नों को, एरीन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हम लोग हैलोएरिन कहते हैं। अब जैसे हमारा एरीन है, एरीन का मतलब बेंजीन, ये हमारा एरीन है। इस पर हम हैलोजन की रिएक्शन कराएं, हैलोजन वाहक की प्रेजेंस में, कोई हैलोजन वाहक डाल दो यहाँ पर, हैलोजन वाहक। तो हैलोजन वाहक की प्रेजेंस में क्या होगा? हैलोएरिन आपको प्राप्त होगा, ये हैलोएरिन। तो बच्चों हैलोएरिन की डेफिनेशन क्या होगी? हैलोएरिन कहते हैं किसको? तो याद रखना, इसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं एरीन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलोएरिन कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हैलोएरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड। बच्चों इसको हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं, एरिल हैलाइड भी कहते हैं। तो बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। आइए चलिए देख लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, एरिल हैलाइड,
यहाँ पर हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के पास में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ने तो ये बॉन्ड बना लिया, बाकी ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके लॉन पेयर के रूप में होते हैं। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो इस बेंजीन रिंग से बॉन्ड बनाने लगा, बाकी अभी कितने बचे इसके 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके बचे हुए लॉन पेयर के रूप में। अच्छा, बेंजीन रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, बेंजीन रिंग से अटैच एटम पर अगर लॉन पेयर हैं तो बेंजीन रिंग उन लॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, जरा ध्यान देना, इसको हम लोग रेजोनेटिक प्रभाव कहते हैं। जरा ध्यान देना, यहाँ पर होगा क्या, रिंग क्या करेगी, इनमें जो ये लॉन पेयर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन लॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। देखिए किस प्रकार से बच्चों, ध्यान देना, इसको इधर से बना रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ से क्या होगा बच्चों, ध्यान देना जरा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, आपको ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं तो इसका रेजोनेंस बिगड़ जाता है। बच्चों ध्यान देना जरा, अभी रेजोनेंस देख लीजिए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये इस प्रकार से रेजोनेंस है। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो डबल वन पास में हो जाएंगे, तो रेजोनेंस इसका बिगड़ जाएगा। तो इस रेजोनेंस को बनाए रखने के लिए क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो ये आपके एकांकी इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से इधर आते हैं, और जैसे ये इधर से इधर आते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाते हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बच्चों क्या होगा, ध्यान देना, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और एक्स पर ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इस प्रकार से। अब इसके बाद में आगे क्या होगा बच्चों, आगे यहाँ पर ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये इधर से इधर पर बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए फाइनली आगे होगा क्या, ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, एक यार यहाँ पे बॉन्ड और एक यहाँ पर बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा ही था, एक्स के ऊपर प्लस। अब इसके बाद में बच्चों क्या होगा, अब इसके बाद में ध्यान देना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर से इधर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वैसे ये इधर से इधर रोटेट हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ये तो एक्स पे ऐसे प्लस लगा रहेगा, ये वाले इधर आ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इधर बॉन्ड लग जाएगा, इधर बॉन्ड लग जाएगा। अब इसके बाद में बच्चों क्या होगा, फाइनली इसके बाद में अब क्या होना है, इसके बाद में ये होना है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये इधर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वैसे ये वाले इधर इधर चले जाएंगे। तो बच्चों देखिए फाइनली बन के आ जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऊपर सिंगल बॉन्ड और एक्स। तो आपने देखा, क्या देखा आपने, ये इसके 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, और इन 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने बार बार देखा होगा, क्या देखा होगा आप लोगों ने देखा होगा कि आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, पैरा पोजीशन पर और पुनः आर्थो, यानी कुल मिला के अगर हम बात करें हैलोएरीन की, तो हैलोएरीन में हाइड्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आने से बेंजीन की आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। समझो जरा बच्चों, हैलोएरीन में
इलेक्ट्रॉन युग्म के बेंजीन रिंग में आने से आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन युग्म बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आर्थो या पैरा स्थिति पर आकर जुड़ जाता है। बच्चों ध्यान देना, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पर जुड़ेगा? आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आर्थो पर या पैरा स्थिति पर आकर जुड़ जाता है। किसमें? हैलोएरिन में। अच्छा बच्चों एक चीज जरा ध्यान देना, यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आए, इनके विस्थानीकरण से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हुआ। जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थानीकरण से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है तो इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं प्लस एम प्रभाव। क्या कहते हैं? इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं बच्चों प्लस एम प्रभाव। तो ये कौन सा प्रभाव है? प्लस एम प्रभाव। कौन सा प्रभाव है ये? प्लस एम। जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थानीकरण से पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, यानी इनके विस्थानीकरण से इसमें प्रतिकर्षण के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, तो इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं प्लस एम प्रभाव। तो आपने देखा कि हैलोएरिन में प्लस एम प्रभाव के कारण आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। किसमें? हैलोएरिन में प्लस एम प्रभाव के कारण आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आर्थो तथा पैरा स्थिति पर जुड़ता है। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ आपको पता है कि हैलोजन में एक और प्रॉपर्टी होती है, हैलोजन जिससे अटैच होता है, क्योंकि यहाँ पर हैलोजन एटम अटैच होगा और अटैच किससे होगा? कार्बन एटम से। यहाँ पर कार्बन एटम होगा इस जगह पर। तो कार्बन और हैलोजन में आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैलोजन होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है? हैलोजन। और हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये साजिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो साजिक इलेक्ट्रॉनों का झुकाव एक्स की ओर हो जाएगा, जिसके कारण एक्स पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और सी पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं माइनस आई प्रभाव। क्या कहते हैं? माइनस आई प्रभाव। तो आप देख रहे हो कि हैलोएरिन में दो प्रभाव एक साथ साथ उत्पन्न हो रहा है, माइनस आई प्रभाव और प्लस एम प्रभाव। दो प्रभाव एक साथ साथ उत्पन्न हो रहे हैं। किसमें? इसमें हैलोएरिन में। तो हैलोएरिन में आप लोगों ने देख लिया कि भाई कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होने के कारण यहाँ पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है? माइनस आई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होने के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है? माइनस आई प्रभाव। और इलेक्ट्रॉन युग्म के बेंजीन रिंग में आने से कौन प्रभाव उत्पन्न हो रहा है? प्लस एम प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो दोनों प्रभाव एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। इन प्रभावों में ये देखा जाता है कि कौन सा प्रभाव प्रबल है। जो प्रभाव प्रबल होता है कंपाउंड उसी के अनुसार कार्य करता है। तो आपको बता दें कि इन दोनों प्रभावों में प्लस एम प्रभाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा प्रबल है। तो प्लस एम प्रभाव ही कार्य करता है और इसी के अकॉर्डिंग हैलोएरिन क्या करता है? अपनी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हैलोएरिन में दो प्रभाव एक साथ उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? एक तो माइनस आई प्रभाव और एक कौन सा? प्लस एम प्रभाव। इन दोनों प्रभावों में कौन सा प्रभाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इन दोनों प्रभावों में प्लस एम प्रभाव ज़्यादा प्रभावी है। इसीलिए क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं में आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ता है। हाँ तो बच्चों इसके बाद में अब हम लोगों की बात आती है एरियल हैलाइड में हम लोगों को पढ़ना है। हमारे सिलेबस में 12th सिलेबस में है क्लोरोबेंजीन। तो आइए चलिए उसी पर हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं क्लोरोबेंजीन पर। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला बच्चों क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C6H5Cl, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं।
ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को जिस जैसे चाहो ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके निर्माण की विधियों की कि क्लोरोबेंजीन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो अब डालेंगे निर्माण की विधि। क्लोरोबेंजीन का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन के निर्माण की बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहली विधि की बात कर लें तो सबसे पहली विधि है इसकी बेंजीन से। इससे बेंजीन से बेंजीन से देखिए, बेंजीन पर हैलोजन की अभिक्रिया करा दीजिए। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरीन की अभिक्रिया करा दीजिए। किसकी उपस्थिति में करानी है आपको? हैलोजन वाहक FeCl3 की प्रेजेंस में आप करा दीजिए। तो यहाँ से आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा C6H5 प्लस HCl। इस प्रकार से आप क्लोरोबेंजीन को बना सकते हो। किससे? बेंजीन से। तो बेंजीन पर हैलोजन की अभिक्रिया या बेंजीन पर क्लोरीन की अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, आप इसको बच्चों फिनॉल से भी बना सकते हो। किससे बना सकते हो? फिनॉल से भी बना सकते हो। फिनॉल से देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। फिनॉल से देख लीजिए, फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। इस पर अगर हम PCl5 की रिएक्शन करा दें तो PCl5 की रिएक्शन कराने से क्या बनेगा? बनेगा C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये बन गया। तो ये बना आपका क्या? क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से भी आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की सेकंड मेथड। अब तीसरा हम लोग इसको बना सकते हैं क्लोरो बेंजोइक अम्ल से। तीसरा हम लोग बना सकते हैं इसको क्लोरोबेंजोइक अम्ल से। इससे कैसे बनाएंगे आइए चलिए देख लेते हैं। क्लोरोबेंजोइक अम्ल का फार्मूला देख लीजिए। ये है क्लोरोबेंजोइक अम्ल। इस पर आप रिएक्शन करा दीजिए NaOH की। जब NaOH की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? COONA प्लस फिर से इस पर आप NaOH की रिएक्शन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ CaO। इसकी प्रेजेंस में करा दीजिए तो क्या होगा? यहाँ से ये इतना पूरा पार्ट हट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा Cl, यहाँ से निकल जाएगा Na2CO3, ये निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्लोरोबेंजीन को बना सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के हमने 3 मेथड आपको बताया। एक तो बेंजीन से बताया कि बेंजीन पर क्लोरीन की रिएक्शन करा दीजिए हैलोजन वाहक की उपस्थिति में। तो हैलोजन वाहक की उपस्थिति में कराने पर आपको क्या मिल गया? क्लोरोबेंजीन। दूसरा मेथड आपको हमने बताया फिनॉल से। फिनॉल पर PCl5 की रिएक्शन करके आप लोग बना सकते हो क्या बना सकते हो? क्लोरोबेंजीन। इसके बाद में क्लोरोबेंजोइक अम्ल से। तो क्लोरोबेंजोइक अम्ल पर हमने पहले कास्टिक सोडा की रिएक्शन कराई तो आप लोगों को वहाँ से क्या मिला? वहाँ से आप लोगों को मिला सोडियम क्लोरोबेंजोएड मिला। क्या मिला? सोडियम क्लोरोबेंजोएड मिला।
जिसकी अपक्रिया आपने किससे कराई, जिसकी अपक्रिया आपने सोडा लाइम से कराई। तो सोडा लाइम से कराने पर क्या मिल गया आपको, सोडा लाइम से कराने पर बच्चों आपको मिल गया, क्या मिल गया, मिल गया आप लोगों को क्लोरोबेंजीन। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे गाटरमैन अपक्रिया। तो गाटरमैन अपक्रिया से आप लोग किस प्रकार से बना सकते हो क्लोरोबेंजीन। चलिए आइए देख लेते हैं गाटरमैन अपक्रिया। इसमें क्या करेंगे, इसमें लेना है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। इस पर आपको रिएक्शन करानी है किसकी, Cu और HCl की। Cu और HCl की रिएक्शन जैसे ही कराओगे तो यहाँ से बन जाएगा C6H5Cl। क्या बन गया, C6H5Cl। ये हो गई गाटरमैन कौन सी अपक्रिया, गाटरमैन अपक्रिया। गाटरमैन अपक्रिया में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया कापर चूर्ण और HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बच्चों, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। अब बच्चों इसके बाद में एक और रिएक्शन है, जरा ध्यान देना। अगर हमसे कह दिया है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन आप कैसे बनाओगे, एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एनिलीन से किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो अगर एनिलीन से बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले NaNO2 लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl। तो इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, HNO2 प्लस NaCl, इतना पार्ट। इसके बाद में HNO2 की रिएक्शन एनिलीन से कराएंगे। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन होगी 0 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बच्चों क्या बन जाएगा, C6H5N2 और Cl, ये इतना पार्ट जुड़ जाएगा, बन जाएगा C6H5N2Cl। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना और प्लस 2H2O अलग हो गया, 2H2O अलग हो गया। अब ये बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको यहाँ लिखेंगे C6H5N2Cl, C6H5N2Cl प्लस इस पर आप Cu2Cl2 और HCl से अपक्रिया करा दो तो बन जाएगा C6H5Cl। बच्चों ये जो अपक्रिया है, ये इसको सेंडमेयर अपक्रिया भी कहते हैं, सेंडमेयर अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंडमेयर अपक्रिया कहते हैं, सेंडमेयर अपक्रिया कहते हैं। और ऊपर वाली जो है ये एजोटीकरण, एजोटीकरण अपक्रिया। तो ये हो गई एजोटीकरण अपक्रिया और ये हो गई सेंडमेयर अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो गई बच्चों, सेंडमेयर अपक्रिया हो गई। बच्चों अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसके लास्ट मेथड की, और लास्ट मेथड है इसका प्रिपरेशन का रेसिक विधि। रेसिक विधि सबसे लास्ट मेथड बचा है प्रिपरेशन का। चलिए आइए देख लेते हैं रेसिक विधि। इसको हम लोग व्यापारिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापारिक विधि भी कहते हैं, व्यापारिक विधि। व्यापारिक मात्रा में इसी से बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पहले बेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, और बेंजीन की अपक्रिया हम लोग HCl और ऑक्सीजन से कराते हैं। जब इससे कराओगे तो देखो C6H5 के कितने हैं, 2, और ये दोनों Cl से अपक्रिया करके बना लेंगे 2
C6H5Cl बना लेंगे। और बच्चों देखो 2H ये 2H ये 4H और 2 मिलकर बना लेंगे 2H2O। ये बन गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो फाइनली बच्चों क्लोरोबेंजीन के निर्माण की जितनी भी विधियाँ थी सारी विधियाँ हमने आपको समझा दी। तो आप लोग बारी बारी से इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने निर्माण की विधि की बात की बेंजीन से, फिर हमने फिनॉल से, फिर क्लोरोबेंजोइक अम्ल से, फिर गाटरमैन से, और गाटरमैन के बाद में हमने एजोटीकरण भी आपको बताया, सेंड मेयर भी बताया, और लास्ट में फाइनली हम लोगों ने रेसिक विधि पर भी चर्चा कर ली है। हाँ तो बच्चों रेसिक विधि के बाद में हम लोगों ने इसकी सारी प्रिपरेशन मेथड खत्म कर ली है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से इनके भौतिक गुण के विषय में। तो चलिए इसके भौतिक गुण देख लेते हैं बच्चों की भौतिक गुण इसके क्या होते हैं। तो ये है बच्चों क्या है, हेलोएरीन के भौतिक गुण। क्या है बच्चों, हेलोएरीन के भौतिक गुण। नंबर 1 पहला गुण क्या लिखा है, समान एरिल समूह के लिए, अगर मान लीजिए एरिल समूह समान है, यहाँ भी C6H5 है, यहाँ भी C6H5, यहाँ भी C6H5, यहाँ भी C6H5, अगर एरिल समूह कैसा हो, समान, तो समान एरिल समूह के लिए एरिल हैलाइडों का गलनांक तथा क्वथनांक का क्रम, अगर क्या है एरिल समूह समान है तो सबसे ज्यादा गलनांक क्वथनांक आयोडाइड का होगा, फिर उससे कम ब्रोमाइड का होगा, उससे कम क्लोराइड का, उसके कम क्लोराइड का, और सबसे कम बेंजीन का होगा। आ जाइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समान हैलोजन परमाणुओं के लिए, अगर मान लीजिए हैलोजन परमाणु समान हो जाता है, समान हैलोजन परमाणुओं के लिए एरिल हैलाइडों का अणु भार बढ़ने पर, एरिल हैलाइडों का अणु भार बढ़ने पर गलनांक तथा क्वथनांक भी बढ़ते हैं। मतलब अगर मान लो हैलोजन समान है तो फिर एरिल समूह का अणु भार बढ़ने से उनका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। अब इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं समावयवी डाई हेलो बेंजीन। अगर समावयवी डाई हेलो बेंजीन के लिए देखा जाए तो पैरा समावयव जो होता है उसका गलनांक आर्थो तथा मेटा समावयवों से उच्च होता है। यहाँ से देख लीजिए बच्चों स्पष्ट है, यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए जो पैरा समावयव है, ये पैरा समावयव, इसका गलनांक व क्वथनांक आर्थो से और मेटा से कैसा है, उच्च है। इसके बाद में बच्चों अगला पॉइंट है हेलोएरीन ध्रुवीय अणु है। हेलोएरीन क्या है, एक ध्रुवीय अणु है। हेलोएरीन एक ध्रुवीय अणु है, फिर भी यह जल में अविलेय है, जल में ये नहीं घुलता है। हेलोएरीन क्या है, हेलोएरीन एक ध्रुवीय अणु है, फिर भी यह जल में अविलेय है। इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण भी जान लीजिए। इसका कारण यह है, क्या है इसका कारण, इसका कारण यह है कि यह जल के अणुओं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है इसकी जल के अणुओं से, इसीलिए ये क्या होता है, इसीलिए ये जल में अविलेय है। क्या है बच्चों, जल में अविलेय है। हाँ तो बच्चों हम लोग हेलोएरीन की चर्चा कर रहे थे और हेलोएरीन में हम लोग पढ़ रहे थे हेलोएरीन में हमने देख लिया था इसमें +M प्रभाव -I प्रभाव। इसके बाद में हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन की जितनी भी विधियां थी उनको बारी बारी से पढ़ लिया। अब इसके बाद में बच्चों हम लोगों ने इसके भौतिक गुण भी देखे। क्या देखे बच्चों, इसके भौतिक गुण भी देखे। अब भौतिक गुण के बाद में अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है बच्चों रासायनिक गुण की। किसकी बारी आती है, रासायनिक गुण की। तो आज बच्चों हम लोग हेलोएरीन के रासायनिक गुण पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं हेलोएरीन के रासायनिक गुणों पर। हेलोएरीन के रासायनिक गुण, हेलोएरीन के रासायनिक गुण। अगर बच्चों बात करें रासायनिक गुणों की तो हेलोएरीन के रासायनिक गुण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हेलोएरीन के रासायनिक गुण 2 प्रकार के, 2 वर्गों में इनको बांट लिया गया।
ये कौन सा? एक आपका है सी सिंगल बॉन्ड एक्स अभिक्रिया। हाँ तो बच्चों हेलोएरीन के रासायनिक गुणों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया, बंध की अभिक्रिया, और नंबर दो है बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया, बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया। एक तो हो गई आपकी सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया, दूसरी हो गई बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया। अब सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया हेलोएरीन के रासायनिक गुणों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया और दूसरा बेंजीन नाभिक। जैसे ये हेलोएरीन है तो आप जानते हो कि इसमें हर एक कॉर्नर पर कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड एक्स। तो एक तो वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और एक वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो बच्चों एक आपको कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है? एक वो पढ़नी है जिसमें ये वाला बॉन्ड टूट जाए, वो हो गई सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया। और दूसरा जो है ये वाला बॉन्ड ना टूट कर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, या ये वाला 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 टूट जाए, तो आपको दूसरी आपको ये अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो कुल मिला के ये कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करता है? तो दो प्रकार के रिएक्शन शो करता है। एक तो सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया, दूसरी कौन सी? दूसरी है बेंजीन रिंग की अभिक्रिया। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित करता है। अब बच्चों अगर हम बात कर लें पहली वाली अभिक्रिया की, सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया, तो सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की जो अभिक्रियाएं होती हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए देख लीजिए। अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया। सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया, सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया। तो सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रिया में देखो आपको बता दें कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हैलोजन को पृथक करना काफ़ी कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन रिंग और हैलोजन एटम के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देता है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो इसको तोड़ना आसान नहीं होता है, मतलब आसानी से सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रियाएं नहीं हो पाएंगी। इनको कराने में आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ही ये अभिक्रियाएं पॉसिबल हो पाती हैं, ये आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि सी सिंगल बॉन्ड एक्स के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होता। जैसे हम एल्किल हैलाइड की बात कर लें तो एल्किल हैलाइड में आर सिंगल बॉन्ड एक्स था, इसमें सिंगल बॉन्ड एक्स था, ये आसानी से ब्रेक हो जाता था, आसानी से ब्रेक हो जाता तो हैलोजन पार्टिसिपेट कर लेता था, यहाँ पर कोई दूसरा आ जाता था। इस प्रकार से ये तो बहुत आसानी से अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता था। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड था, जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ना होकर पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, यानी सिंगल बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड ना होकर द्विबंध का भी लक्षण यहाँ पर उपस्थित होता है। और द्विबंध के लक्षण उपस्थित होने के कारण यह आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं दे पाता है। तो सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अभिक्रियाओं में हम लोगों को देखना है, क्या देखना है बच्चों? हम लोगों को देखना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
हम लोगों को क्या देखना है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देखना। क्या देखना है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देखना है। ये याद रखना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आपको देखना है। लेकिन एक चीज और बता दें कि इन अवक्रियाओं में, जैसा कि आप जान रहे हो कि C सिंगल बॉन्ड X की अवक्रियाओं में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है। जैसे हम लोग सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम सबसे पहले डाउ प्रक्रम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों हम लोग लेते हैं कोई हैलोबेंजीन, जैसे ये मान लो आपकी हैलोबेंजीन है, इस पर आप रिएक्शन कराओ NaOH की, और टेम्परेचर रहेगा आपका 200 ATM, तो प्रेशर रहेगा 200 ATM प्रेशर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ऐसा कराने पर आपको यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर, अम्लीय जल अपघटन कराने पर आपको फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये सिचुएशन जो आप देख रहे हो, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो टेम्परेचर यहाँ पर कितना रखा गया है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का मतलब समझते हो, अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उत्पन्न कर दिया है तो पूरा धुआं 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 हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर 300 बहुत ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ प्रेशर 200 ATM है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। बहुत कठिनता से आप हैलोएरीन से फिनॉल को देख पाओगे बनता हुआ। हैलोएरीन से फिनॉल बनने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, इसमें 200 ATM दाब रखा जाता है, जबकि 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखा जाता है। तब जाकर कहीं क्या बनता है, तब जाकर कहीं इससे फिनॉल बनता है। अब इसके बाद में बच्चों अगर हम क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना चाहें, तो देखिए जरा किस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बना पाएंगे। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन हम लोग किस प्रकार से बना पाएंगे, आइए चलिए देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है। सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, C6H5Cl, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। अब इस पर आप क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O के साथ साथ अमोनिया की रिएक्शन कराओ। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, तो इसको इस प्रकार से आप लिख दीजिए। यहाँ भी टेम्परेचर आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और उच्च दाब चाहिए। उच्च दाब पर ये रिएक्शन होगी। बच्चों होगा क्या, जरा ध्यान देना, होगा क्या यहाँ पर, होगा ये कि यहाँ से कै Cl हैं, 2 Cl, ये दोनों Cl आ जाएंगे इसके साथ में। ठीक है बच्चों, ये दोनों Cl आ जाएंगे इसके साथ में। और देखिए ये ऑक्सीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों H से आपका अटैच हो जाएगा, ये 2 NH2 इससे जुड़ जाएंगे। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या बच्चों, फाइनली आपको मिलेगा 2C6H5NH2। क्या मिला, 2C6H5NH2 मिला, और ये 2 Cu और ये 2 Cl, तो बना लेंगे Cu2Cl2, Cu2Cl2 प्लस CH2। इस प्रकार से आप लोग क्लोरोबेंजीन से क्या बना पाए, क्लोरोबेंजीन से क्या बना पाए, एनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन आपने बना ली। इसके अलावा अगर क्लोरोबेंजीन से एनिलीन ही आपको बनानी तो आप सोडामाइड की हेल्प से भी बना सकते हो। किससे बना सकते हो, सोडामाइड से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे आपने क्लोरोबेंजीन ली C6H5NH2 प्लस सोडामाइड यानी NH2,
इससे अपक्रिया कराएं तो देखो क्या होगा, सॉरी क्लोरोबेंजीन यहाँ पर लेना है, क्या ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। अब इससे इसकी रिएक्शन करा दें द्रव अमोनिया की प्रेजेंस में, द्रव NH3 की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, होगा ये कि ये Cl चला जाएगा Na के साथ में और ये बन जाएगा C6H5NH2 प्लस NaCl, ये बन जाएगा। तो ये आपने सोडामाइड से बनाया, किससे बनाया, सोडामाइड से, और ये अमोनिया से रिएक्शन कराए NH3 से क्रिया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्लोरोबेंजीन से एनिलीन को बना सकते हैं। अब बच्चों इसी क्रम में क्लोरोबेंजीन से हमें साइनोबेंजीन बनानी है। क्या बनानी है, क्लोरोबेंजीन से हमें साइनोबेंजीन बनानी है। तो अगर हमको क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, आइए चलिए देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन लेते हैं क्यूप्रस साइनाइड से, क्यूप्रस साइनाइड से हम लोग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेंगे C6H5Cl प्लस CuCl। इसमें टेम्परेचर आप रखिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर है वो लगभग 50 atm रहेगा। ऐसा करने पर होगा क्या, ये आपका क्लोरीन चला जाएगा Cu के साथ में और ये बन जाएगा C6H5Cn प्लस CuCl, ये बन गया साइनोबेंजीन। ये बना साइनोबेंजीन। तो इस प्रकार से आप लोग क्यूप्रस साइनाइड से साइनोबेंजीन बना सकते हो। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग मिथॉक्सी समूह द्वारा विस्थापन पढ़ेंगे। किसके द्वारा विस्थापन पढ़ेंगे, मिथॉक्सी समूह द्वारा, मिथॉक्सी समूह द्वारा विस्थापन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं मिथॉक्सी मिथॉक्सी समूह द्वारा विस्थापन, मिथॉक्सी समूह द्वारा विस्थापन। जैसे ये मान लीजिए C6H5Cl है, इस पर हम मिथॉक्सी समूह से अपक्रिया कराएं, इससे अपक्रिया कराएं कॉपर लवण की उपस्थिति में, Cu लवण, और टेम्परेचर इसमें भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो होगा क्या, ये इतना पार्ट ये अलग हो जाएगा और ये एनिसॉल बन जाएगा C6H5OCH3 प्लस NaCl, ये बना एनिसॉल। एनिसॉल। तो बच्चों ये आपने इसकी रिएक्शन देख ली, एनिसॉल बना फाइनली, NH3 से अपक्रिया कराई, सोडामाइड से अपक्रिया कराई। तो कुल मिला के इस प्रकार से आप लोग इसकी रिएक्शन देख सकते हो। किससे किससे, सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन कराई डाउ प्रक्रम, फिर अमोनिया से रिएक्शन कराई, फिर सोडामाइड से कराई, फिर क्यूप्रस साइनाइड से कराई, फिर मिथॉक्सी समूह से कराई। अब बच्चों बारी आती है अपचयन की। किसकी बारी आती है, अपचयन की। क्या होगा अगर क्लोरोबेंजीन का बच्चों अपचयन करा दिया जाए। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन के अपचयन से देखो क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन के अपचयन से बच्चों क्या मिलेगा, अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। अपचयन
क्लोरोबेंजीन ले लो, C6H5Cl, इसका अपचयन करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो बन जाएगा C6H6 प्लस HCl, ये बेंजीन बना। क्या बना? बेंजीन बना। क्लोरोबेंजीन के अपचयन से क्या बना? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अपचयन से आप लोग देख रहे हो क्या मिल रहा है? क्लोरोबेंजीन का अपचयन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन के अपचयन से आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है? बेंजीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बेंजीन मिल रहा है। अब बच्चों हम बात करेंगे कि धातुओं से अगर इसकी अपक्रिया कराएं तो धातुओं से अपक्रिया करा के ये क्या बनाता है। आइए चलिए धातुओं से अपक्रिया देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं से अपक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। बच्चों अगर हम मान लीजिए क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु से करा दें THF की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्लोरान की प्रेजेंस में, तो यहाँ से बन जाएगा C6H5MgCl, ये बन गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम क्लोरोबेंजीन 2 ले लें, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, एक ये क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल्स, इसकी रिएक्शन सोडियम धातु से करा दें, एक ये क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल्स ईथर की उपस्थिति में करा दें। जब करा दोगे तो ये इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और ये बाइफेनिल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बाइफेनिल प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा। बाइफेनिल या डाइफेनिल, डाइफेनिल ये बनता है। और इस अपक्रिया का नाम भी है बच्चों, क्या नाम है? ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ये कौन सी है? फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया कौन सी है बच्चों? फिटिंग अपक्रिया। एक बच्चों और इसी में होती है वुड्ज फिटिंग। आइए चलिए वो भी देख लेते हैं। फिटिंग में क्या है? ये दोनों एरिल हैलाइड हैं। एरिल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफेनिल बनता है। जबकि वुड्ज फिटिंग में क्या होता है? आइए चलिए देख लेते हैं वुड्ज फिटिंग। वुड्ज फिटिंग में क्या होता है? इसमें एक एरिल हैलाइड होगा आपका, एक क्या होगा? एरिल हैलाइड, और एक होगा आपका एल्किल हैलाइड। ये क्या होगा? एल्किल हैलाइड। इन दोनों की अपक्रिया हम कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो बच्चों यहाँ से होता क्या है? जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्किल एरिल कंपाउंड बनता है, यानी यहाँ से बन जाएगा आपका टॉलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टॉलुइन बन जाएगा +2NaCl, ये बन गया, ये बन गया टॉलुइन, टॉलुइन बन गया। तो वुड्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या है? एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु तथा एरिल हैलाइड से कराने पर
एल्किल एरिल कंपाउंड बनता है। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गई हमारी कौन सी अपक्रियाएं? ये सभी अपक्रियाएं हो गई सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की अपक्रिया। अभी तक सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध ही भाग लेता रहा। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों बेंजीन रिंग की अपक्रियाओं पर। तो चलिए बेंजीन रिंग की अपक्रियाएं अब हम लोगों को पढ़नी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं। बेंजीन नाभिक की अपक्रिया। बच्चों बेंजीन नाभिक की अपक्रियाओं पे अगर हम बात करें तो देखो बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, ये कौन सी अपक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, उसके लिए हमें इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने कल आपको समझाई थी, ये बनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। चलिए इसमें देख लेते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। आप जानते हो जैसे ये मान लो आपका हेलोएरीन, तो हेलोएरीन में आप देखोगे कि इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर में इसकी आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है या मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है। जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी बनाते हैं, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको बताई दिए अभी, तो उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसकी आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर बढ़ जाता है, जिससे आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही इसकी आर्थो या पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है। आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा या पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, ये होता है। तो बेंजीन नाभिक की अपक्रियाओं में हम लोग सबसे पहले अपक्रिया पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, आइए हैलोजनीकरण में देख लेते हैं। देखो बच्चों, जब हम हेलोएरीन लेंगे और इस पर हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, इस पर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन की पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कर दीजिए, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, और चलिए इस पर क्लोरीन की ही रिएक्शन करा ले रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में। तो आप देखोगे यहाँ पर एक साथ दो प्रोडक्ट देखने को आपको मिलेंगे। कौन कौन सा, एक तो मिलेगा आर्थोक्लोरोक्लोरोबेंजीन और एक मिलेगा पैराक्लोरोक्लोरोबेंजीन। आपको 2 प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। मतलब ये वाला तो यहाँ पे लगा ही था और इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही आर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाएगा या पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें आर्थो पैरा प्रोडक्ट ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
क्या मिलते हैं, आर्थो और पैरा। इसी प्रकार से अगर और आप देखना चाहो तो नाइट्रीकरण देख लीजिए, नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण इसमें क्या करते हैं, जैसे ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, ये क्या है क्लोरोबेंजीन, इस पर हम नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल की। और ये नाइट्रिक अम्ल कैसा है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करा देंगे, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। जब हम क्लोरोबेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा देते हैं तो क्या बनता है, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें बच्चों सल्फोनीकरण की, सल्फोनीकरण क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम H2SO4 से कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं तो होगा क्या, यहाँ से भी आर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, आर्थो और पैरा। एक तो ये मिलेगा और एक आपको ये मिलेगा। तो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन रिंग की अभिक्रियाओं में आप लोगों ने देखा कि हम लोग जब इसका हैलोजनीकरण कराते हैं तो भी आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैच होता है। नाइट्रीकरण कराने पर भी आर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच होता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैच होता है। सल्फोनीकरण में भी वही सेम पोजीशन है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि हैलोएरीन में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो आर्थो और पैरा स्थिति पर ही अटैच होता है। बच्चों एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है और परीक्षा में भी पूछ ली जाती है, DDT। तो चलिए आज उसको भी देख लेते हैं। क्या DDT क्या है बच्चों, DDT है क्या, DDT क्या है, DDT ये है क्या, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। आइए चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरल लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरल, CCl3CHO, ये क्लोरल है। इस पर आप रिएक्शन करा दीजिए क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल CA, एक मॉलिक्यूल CA। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनकी जब रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, ये इतना पार्ट ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से बन जाएगा CCl3CH। देखो डाइक्लोरो हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल
ट्राइक्लोरोईथेन, इसी को कहते हैं DDT। ये आपका हो गया DDT। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि DDT का निर्माण बताओ, क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण करके बताओ। तो आप लोग क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण कैसे करोगे? क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरल से कराने पर, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किससे कराने पर? क्लोरल से कराने पर डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन प्राप्त होता है, DDT प्राप्त होता है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे DDT का पर्यावरणीय प्रभाव पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे DDT का पर्यावरणीय प्रभाव। तो बच्चों DDT का पर्यावरणीय प्रभाव पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जो DDT है ये एक मजबूत कीटनाशक है, प्रबल कीटनाशक है। इसका ये क्या है बच्चों? ये एक अच्छा कीटनाशक है, कीटनाशक है। बच्चों होता क्या था कि पहले जब कीटनाशक नहीं खोजे गए थे तब क्या होता था, किसान अपनी फसलें बोता था और जब वो फसलें बो कर अच्छे से उसकी देख रेख कर उसकी पूरी फसल तैयार होती थी तो कीटों का एकदम झुंड टाइप का आता था और कीट लगने से उसकी फसल नष्ट नाबूद हो जाती थी। उसको कुछ नहीं उससे लाभ होता था, तो कीटों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इस चीज़ को देखते हुए कुछ साइंटिस्टों ने एक ये कीटनाशक बनाया, DDT नामक कीटनाशक बनाया। इसका प्रयोग करने पर क्या हुआ, सारे कीट जितने भी कीट थे वो कीटों का नाश हो गया, फसल बहुत अच्छी हुई। परंतु हुआ क्या कि जब इसका छिड़काव होता है तो छिड़काव होने से खेत में या पौधे में तो रहता ही रहता है, लेकिन जो खेतों के किनारे जो चरने वाली घासें होती हैं उनमें भी क्या होता है, ये थोड़ा बहुत इन्फेक्ट पहुंच जाता है, इसका भी असर पहुंच जाता है। जो चरने वाले जानवर होते हैं तो जब वो चरते हैं तो वो मेड़ किनारे जो घास होती है उसको भी चर लेते थे, जिसके कारण ये DDT उनके अंदर पहुंच जाता था और उनके अंदर पहुंचकर जब उनके अंदर पहुंच जाता था तो उनकी भी मृत्यु हो जाती थी। जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उनको खाने के लिए गिद्ध और बाज आते थे, तो जब गिद्ध और बाज उसको खाएंगे तो गिद्ध और बाज के अंदर वो चला जाएगा, जिससे उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये बच्चों एक इंसेक्टिसाइड होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के अंदर चला जाता है। मतलब भूमि में ये खत्म होने में लगभग 20 से 22 दिन ले लेता है। 20 से 22 दिन तक भूमि में ऐसे ही पड़ा रहता है और अगर ये किसी के अंदर चला जाएगा तो ऐसा ही रोल अदा करेगा। मतलब देखा आपने कि किस प्रकार से आपने छिड़काव किया था खेतों में, खेत से चरने वाले जानवरों ने इसको खा लिया तो जानवरों की डेथ हो गई। उसके बाद में उसको खाने आए गिद्धबाज तो क्या हुआ, उनकी भी डेथ हो गई। तो इस प्रकार से देखा गया कि पूरे संपूर्ण विश्व में एकदम से जो बाज की संख्या थी या जो गिद्धों की संख्या थी एकदम विलुप्त होने के कगार पर आ गई। भाई जब मरे हुए जानवरों को यही खाते हैं, भाई हमारे प्रकृति का जमादार किसको माना गया है? प्रकृति में जो मरे हुए जानवर होते हैं इनको कौन चट कर जाता था? गिद्ध करता था और बाज करता था। तो गिद्ध तो एकदम से विलुप्त हो गए। विलुप्त क्या हो गए कि भाई जब मरे हुए जानवरों को खाएंगे और मरे हुए जानवरों के खाने से उनके अंदर वो क्या उपस्थित है, DDT उनके अंदर पहुंच गया तो उनके अंदर उनकी भी डेथ कर दी। तो इस प्रकार से गिद्धों का क्या हो गया, विलोपन हो गया। गिद्धों के साथ साथ बाजों का भी विलोपन हो गया। इस चीज़ को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले इस पर बैन लगा दिया और इसके बाद में सभी लोगों को बताया भैया इस पर बैन लगा दो। इसका अगर इस प्रकार से खुले रूप में प्रयोग होता रहेगा तो क्या होगा, तो एक दिन सारे बाज सारे गिद्ध विलुप्त हो जाएंगे और फिर प्रकृति का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन फिर भी इसमें कुछ % इसका यूज करने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि जो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर इसका यूज होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए इस पर पूर्ण रूप से तो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस पर रोक लगी है कि हर एक की पहुँच से इसको दूर कर दिया गया है। परंतु जैसे अस्पताल हैं इनमें वगैरह में अभी भी DDT का छिड़काव होता है। अच्छा बच्चों, ये काम कैसे करता है आपको बता दें कि ये काम ऐसे करता है कि क्या करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र, हमारे
तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन में, हमारे तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन में जो सोडियम चैनल होता है उसको खोल देता है, और जैसे सोडियम चैनल खुला नहीं वैसे हमारा तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद कर देगा तो जिससे क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन में जो सोडियम चैनल होता है उसको ओपन कर देता है, जिससे तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से डीडीटी काम करता है। तो ये है डीडीटी का पर्यावरण में असंतुलन या पर्यावरणीय प्रभाव। अगर डीडीटी का इसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रयोग हो रहा था उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता तो आज तक हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाता। इसलिए सरकार ने इसके इस प्रकार के उपयोग पर रोक लगाते हुए कुछ ही जगह पर इसके उपयोग की परमिशन दी है। तो बच्चों आपका ये हो गया डीडीटी भी आज से समाप्त, और बच्चों हैलो एल्कीन और हैलो एरीन भी हम लोगों ने कम्प्लीटली रूप से खत्म कर लिया है। इसके यूजेस तो आप लोग जानते हो। इसका यूजेस कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में होता है, डीडीटी निर्माण में होता है। तो आप इसकी यूजेस आप आराम से लिख सकते हो। तो आज से आप लोगों का हैलो एल्केन हैलो एरीन कम्प्लीटली रूप से समाप्त हो गया है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।